मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजनीति विज्ञान के बीए प्रथम वर्ष के प्रथम पेपर में एक टॉपिक है आपके पाठ्यक्रम में, उसका नाम है सत्ता, यानी अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी। शक्ति के बारे में पिछले वीडियो लेक्चर में अपन ने जानकारी प्राप्त की थी। शक्ति से थोड़ा सा आगे का एक टॉपिक है सत्ता। सत्ता के बारे में रॉबर्ट बायस्टेड ने ये कहा है कि सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, स्वयं शक्ति नहीं है। सत्ता कोई शक्ति नहीं है। सत्ता जो है एक संस्थात्मक अधिकार है जिससे किसी को शक्ति मिल जाती है और उसको प्रयोग करने का अधिकार मिल जाता है। अगर कोई लाठी किसी पुलिस वाले के पास है तो वो एक उसको सत्ता है, लाठी रखने की अधिकार है। आप और हम अगर रखते हैं लाठी तो हमें अधिकार नहीं है। तो सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, स्वयं शक्ति नहीं है, ये रॉबर्ट बायस्टेड ने कहा है। सत्ता को राज्य व्यवस्था रूपी शरीर की आत्मा कहा जा सकता है। यह शक्ति, प्रभाव और नेतृत्व का मूल उपकरण है। नीति निर्माण, समन्वय, अनुशासन, डेलीगेशन, जितनी भी राजनीतिक प्रक्रियाएं होती हैं वो सत्ता के आधार पर संभव होती हैं। औपचारिक रूप से और अनौपचारिक, फॉर्मल और इनफॉर्मल, दोनों ही प्रकार के संगठन जितने भी होते हैं उनमें सत्ता की महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त होती है और राजनीतिक जीवन में सत्ता की अवहेलना नहीं की जा सकती। कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह बिना औपचारिक सत्ता के होते हुए भी एक विशेष परिस्थिति में सत्ता धारण किए हुए रह सकता है। लोकतंत्र में सत्ता का जनता के द्वारा स्वीकार किया जाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। राजनीतिक व्यवस्थाओं में सत्ता की मात्रा को बढ़ाना आवश्यक और महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि राजनीतिक जो आपके उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति सत्ता से संबंधित होती है और बहुत कुछ इसी सीमा के ऊपर निर्भर करती है। अब हम बात करते हैं कि सत्ता का अर्थ और व्याख्या किस प्रकार से है। देखिए, जितने भी राजनीति विज्ञान की अवधारणाएं हैं उन सभी में कोई भी एक मत या एक विचारधारा देखने को नहीं मिलती है। तो जितने विद्वान हैं उतनी ही विचारधारा है, या यह हम कह सकते हैं कि इसकी परिभाषा के बारे में मत वैभिन्न की स्थिति विद्यमान है। तो सत्ता की अनेक व्याख्याएं की गई हैं, लेकिन सभी व्याख्याओं में यह शक्ति, प्रभाव और नेतृत्व से जुड़ी हुई है। तो सबसे पहली तो रॉबर्ट बायस्टेड की है, जिसका हम सबसे शुरू में ही जिक्र किया था कि सत्ता शक्ति प्रयोग का संस्थागत अधिकार है, ये स्वयं कोई शक्ति नहीं है। दूसरे विचारक हैं बीच। इन्होंने कहा है कि दूसरे के कार्य निष्पादन को प्रभावित या निर्देशित करने का जो औचित्यपूर्ण अधिकार है वही सत्ता है। हम सामने वाले के व्यवहार को कितना प्रभावित कर पाते हैं, यही सत्ता है। हेनरी फयोल ने कहा कि सत्ता आदेश देने का अधिकार है और आदेश पालन करवाने की शक्ति है। अर्थात आपको कितना तो आदेश देने का अधिकार है और कितना ही आप आदेश पर पालन कराने की शक्ति आपके पास है। एलन के अनुसार सौंपे गए कार्य निष्पादन को संभव बनाने के लिए प्रदान की गई शक्ति और अधिकार सत्ता कहलाते हैं। यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार सत्ता वह शक्ति है जो स्वीकृत है, सम्मानित है, ज्ञात है और औचित्यपूर्ण है। मतलब सबको पता होना चाहिए कि ये व्यक्ति पावरफुल है, उसको ऑनर्ड भी है और वो कानूनी रूप से सही हो, औचित्यपूर्ण तरीके से वो सही हो। तो सभी विद्वानों के हिसाब से सत्ता को निर्णय लेने, आदेश देने और आदेश का पालन कराने वाली उच्च शक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें कानूनी पक्ष को मान्यता दी गई है, इसलिए ये सभी परिभाषाएं
केवल एक ही पक्ष को स्पष्ट करती हैं, वो है एक्सक्यूज मी, कि सत्ता आदेश देने वाली उच्च स्तरीय शक्ति है। कई बार सबऑर्डिनेशन का स्वीकार करने की बात भी इसमें जरूरी हो जाती है। तो सत्ता शक्ति के समान शास्त्रियों के आधार पर नहीं, अपितु उचित होने के कारण ही दूसरे के व्यवहार को अनुकूल बनाने का साधन है। हर्बर्ट साइमन जो हैं, उन्होंने लिखा है कि अधिकार सत्ता, निर्णय लेने व अन्य व्यक्तियों की क्रियाओं को मार्गदर्शित करने की शक्ति है। यह दो व्यक्तियों के बीच उच्च अधिकारी व अधीनस्थ का संबंध है। उच्च अधिकारी निर्णय लेता है और ये आशा करता है कि सबऑर्डिनेट के द्वारा उसका पालन किया जाएगा, है ना। और अधीनस्थ व्यक्ति ऐसे निर्णयों की आशा करते हैं जो उनके व्यवहार इन निर्णयों पर निर्धारित होते हैं। अर्थात अधिकार सत्ता, अधिकार किसको कहते हैं? अधिकार जो है सत्ता निर्णय लेने व अन्य व्यक्तियों की क्रियाओं को मार्गदर्शित करने की शक्ति है। यह दो व्यक्तियों के बीच सबऑर्डिनेट और ऑफिसर का संबंध है। यहाँ पर अगर आप इस परिभाषा के आधार पर अपन आगे बढ़ते हैं तो इस सत्ता के दो पक्ष हैं। पहला तो है निर्णय लेने और आदेश देने वाली शक्ति, जिसको हम हायर अथॉरिटी कह सकते हैं। दूसरा है कि उच्च शक्ति को प्राप्त अधीनस्थों की सहमति। अगर सबऑर्डिनेट वाला जो वर्ग है, अगर वो हायर वाले जो अधिकारी हैं, अगर उनके पावर को और उनके आदेश को नहीं मानता है तो उसकी सत्ता नहीं रहेगी। तो उनकी अधीनस्थों की जो सहमति है वही जो है इसके दो पक्ष में आते हैं। इन दोनों तत्वों को दृष्टि में रखते हुए तो ओवरऑल जो परिभाषा हम सत्ता की दे सकते हैं वो ये है कि अधिकार जो है, अधिकार सत्ता निर्णय लेने, आदेश देने तथा उनका पालन करवाने की वह शक्ति है, वह स्थिति है या वह अधिकार है जिसको कि अधीनस्थों के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। समझ में आई ना बात कि नहीं आई? कि मतलब वो सारी पावर जिसमें आप निर्णय ले रहे हैं, आदेश दे रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसका पालन हो, तो ये वो है जिसे सबऑर्डिनेट द्वारा स्वीकार एक्सेप्ट कर लिया गया है और संगठनात्मक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सबऑर्डिनेट द्वारा जिसका पालन आवश्यक होता है वो क्या है? सत्ता है। ठीक है। तो इस परिभाषा के बाद हम आगे बढ़ते हैं कि सत्ता की जो प्रकृति है वो किस प्रकार की है। देखिए, सत्ता की प्रकृति के संबंध में विचारों में वही वापस मतभेद है। प्रोफेसर बीच ने इसमें दो सिद्धांत दिए हैं, एक तो औपचारिक सत्ता सिद्धांत और दूसरा स्वीकृति सिद्धांत। औपचारिक सत्ता सिद्धांत तो पिरामिड वाले फॉर्म में आगे होता है। इस सिद्धांत में ये माना जाता है कि सत्ता को आदेश देने का अधिकार है और इसमें सत्ता का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है। यह अधिकार व्यवस्थाओं और संगठनों में वरिष्ठ अधिकारियों को दिया जाता है और आदेश और सत्ता का एक पदक्रम बन जाता है। अर्थात अधिकार और सत्ता ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होती है। सत्ता के पीछे संगठन की औचित्यपूर्ण शक्ति होती है। इस शक्ति के कारण उसे स्वीकार किया जाता है। सत्ता, इस वाली सत्ता में, औपचारिक सत्ता में व्यक्तिगत श्रेष्ठता कोई मायने नहीं रखती, बल्कि जो है उसका एक फॉर्मल जो है वो मायने रखता है। सत्ताधारी संगठन में अंतर्निहित शक्ति का कार्यशील प्रतीक मात्र, जो भी व्यक्ति उस पद पर रहेगा और वो उस काम को करेगा, पर्सनल का कोई यहाँ इम्पोर्टेंस नहीं है। मैं कई बार ने इसको दूसरे शब्दों में इसको शासन का जादू कहा है कि एक व्यक्ति जो आदेश देता है,
चाहे भले ही अपने सबॉर्डिनेट से अधिक बुद्धिमान ना हो, अधिक योग्य ना हो, है ना, और किसी भी दृष्टि से अपने जो उसके सबॉर्डिनेट स्टाफ है उससे बेहतर ना हो, कभी कभी वो उससे कम भी हो सकता है, लेकिन सत्ता की स्थिति अगर उसे प्राप्त है, अगर वो हायर अथॉरिटी पर विद्यमान है, तो इसके कारण वो आदेश और निर्देश देने की स्थिति में होता है और उसका आदेश का पालन किया जाता है। तो ये है औपचारिक सत्ता सिद्धांत, है ना, जो कि पद के आधार पर होता है। दूसरी इसकी प्रकृति का जो सिद्धांत है वो है स्वीकृति का सिद्धांत, एक्सेप्टेंस थ्योरी। प्रोफेसर बीच लिखते हैं कि व्यवहारवादी या मानव संबंध वाले जो जितने भी विचारधारा है वो सत्ता के औपचारिक सत्ता सिद्धांत में विश्वास नहीं करती है, इसलिए एक्सेप्टेंस थ्योरी इन लोगों ने बताई है। ये मानते हैं कि सत्ता कानूनी रूप से तो केवल औपचारिक होती है, किंतु वास्तव में सत्ता की सफलता अधीनस्थों की स्वीकृति पर निर्भर करती है। जब अधीनस्थ अपनी योग्यता के दायरे में आदेश को स्वीकार कर लेते हैं तो वह स्थिति सत्ता बन जाती है। बर्नार्ड ने अपनी किताब का नाम है द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव में लिखा है कि अधीनस्थ आदेशों को स्वीकार करें, इसके लिए 4 बातें होनी चाहिए, 4 शर्तें होनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि अधीनस्थ अधिकारी सूचना को समझता हो या समझ सकता हो। दूसरा है कि अपने निश्चय करने के समय उसका ये विश्वास हो कि उसका जो आदेश है वो संगठन के उद्देश्य के साथ मेल खाता है। तीसरा, निर्णय लेते समय वो ये सोचता है कि यह आदेश उसके व्यक्तिगत हितों के अनुकूल है और वह मानसिक शारीरिक दृष्टि से उस आदेश को पालन करने की क्षमता रखता है। कहने का मतलब है कि आप सामने वाले व्यक्ति को ऐसा आदेश नहीं दे सकते कि जो है कि वो उसके खुद के क्षमता से बाहर हो, तो ऐसे आदेश का पालन नहीं होगा। जैसे कोई किसी को आदेश दे कि मैं आपका ऑफिसर हूँ और मैं आपको आदेश देता हूँ कि आप 3 मंजिला छत से कूद जाएं, तो पालन नहीं होगा। अगर आपकी शिक्षा संस्था का काम जो है, जो भी एक निर्धारित शेड्यूल है उसके अंतर्गत अगर काम होगा तो उसका पालन होगा, बाकी नहीं होगा। तो सत्ता की प्रकृति के संबंध में इन दोनों सिद्धांतों की अपनी दुर्बलताएं हैं। इन दोनों सिद्धांतों के बीच में से एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए ये कहा गया है कि सत्ता की अवधारणा में संस्थागत औचित्यपूर्ण शक्ति और स्वीकृति दोनों को ही महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है और राजनीति विज्ञान की विचारधारा में इन्हीं को बीच का एक मध्यम मार्ग जो है वो अपनाया गया है। अब हम बात करते हैं कि सत्ता के सोर्स या प्रकार कौन कौन से हैं, सत्ता के स्रोत या सत्ता के प्रकार। देखिए, सत्ता की अवधारणा प्लेटो ने भी की है, अरस्तु ने भी की है, सुकरात ने भी की है और ऑगस्टाइन ने भी की है। तो लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसकी विवेचना है वो समाजशास्त्रीय विचारक मैक्स वेबर ने की है, जिन्होंने आगे नौकरशाही की भी अवधारणा की है। तो कुल मिला के एक तरीके से ये नवीन अवधारणा मानी जाती है। इनका ये मानना है मैक्स वेबर का कि सत्ता एवं औचित्यपूर्णता दोनों परस्पर घनिष्ठ संबंध है। तो उन्होंने औचित्यपूर्णता के आधार पर सत्ता के 3 प्रकार बताए हैं। सबसे पहले तो परंपरागत यानी ट्रेडिशनल अथॉरिटी, दूसरा बौद्धिक या कानूनी या वैधानिक नौकरशाही सत्ता, रैशनल लीगल और लीगल ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटी, और तीसरा है करिश्मावादी सत्ता। जब हम परंपरागत की बात करते हैं तो परंपरागत में तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आप देखते आए हैं कि प्रजा या सबऑर्डिनेट अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों को इस आधार पर स्वीकार करते हैं कि ऐसा परंपरा से होता आया है। तो जो हम पहले जो लोग करते आ रहे हैं हम उस काम को करते रहेंगे या करते जा रहे हैं, तो यही जो प्रकार है वो परंपरागत कहलाता है। तो ये जो अधिकार है ये राजनीतिक शक्ति के अनवरत प्रयोग से
उभरता है। इस प्रकार की सत्ता में डेलीगेशन मात्र अस्थायी होता है और पूर्ण रूप से सर्वोच्च सत्ताधारी की इच्छा पर समझा जाता है। सबऑर्डिनेट को आप सेवक समझते हैं और आज्ञा पालन परंपराओं के प्रतीक विशेष के कारण करते हैं। जैसे राजा का हम राजा मानते हैं और उनका सम्मान करते हैं, तो हम इसलिए नहीं करते कि वो राजा हैं, हम इसलिए करते हैं कि लोग ऐसा करते आए हैं, है ना। दूसरी बात यह है कि बौद्धिक, कानूनी, वैधानिक या नौकरशाही सत्ता। देखिए, जब अधीनस्थ किसी नियम को इस आधार पर स्वीकार करते हैं कि यह नियम जो है उच्च स्तरीय नियमों के अनुकूल है, तो उसे वो औचित्यपूर्ण समझते हैं। तो इस स्थिति में सत्ता को बौद्धिक और कानूनी माना गया है। मतलब कानून के हिसाब से अगर आपने कोई पद प्राप्त किया है तो आपको सत्ता मिल जाती है। अगर मैं आईएएस का एग्ज़ाम दे कर के और मैं सिविल सर्विसेज पास करके अगर मैं किसी राज्य में आईएएस अधिकारी बनूं या जिला अधिकारी बनूं, तो ये कानूनी सत्ता है। अगर मैं प्रोसीजर के तहत वो सारे काम में नहीं आती हूँ, तो मैं वैधानिक नहीं है मेरा पद, है ना। जैसे ही अमेरिका में कोई उम्मीदवार चुनाव जीतता है तो वो राष्ट्रपति पद का कानूनी अधिकार प्राप्त कर लेता है। जैसे भी आपको पता है कि कल ही जो है अमेरिका में नए राष्ट्रपति पद ने ग्रहण किया है, तो वो बौद्धिक और कानूनी है। ऐसे ही भारत में है, लोकसभा के सदस्य जब बहुमत प्राप्त व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर मतलब मनोनीत कर देते हैं, तो सत्ता का बौद्धिक और तार्किक आधार होता है। कर्मचारी गण भी वैधानिक रूप से, जो कानूनी रूप से स्थापित जो सरकार है, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं और यही नौकरशाही का विशुद्ध रूप है। तीसरा है करिश्मावादी सत्ता। कई बार ऐसा होता है कि जो सबऑर्डिनेट है वो वरिष्ठ अधिकारी के आदेशों को इस आधार पर न्याय संगत मानते हैं कि उन पर सत्ताधिकारी का व्यक्तिगत प्रभाव है और उस व्यक्तिगत आदमी में वो ऐसे गुणों को देखते हैं और उन गुणों के प्रति आकर्षित होते हैं और गुणों के प्रभाव के कारण उसकी बातों को, उसके आदेशों को मानते हैं, तो उसको करिश्मावादी सत्ता कहते हैं। और जब आप किसी से इतने ज़्यादा प्रभावित होते हो तो उसके सब आदेश को आप देववत मानते हैं। इस स्थिति में प्राय कोई प्रत्यायोजन नहीं होता है और सारे कर्मचारी व्यक्तिगत सेवक के रूप में आचरण करते हैं। करिश्मावादी व्यक्तित्व के कारण उसके आदेशों का पालन करते हैं। मैक्स वेबर केवल औचित्यपूर्ण सत्ता का विश्लेषण करता है और मैक्स वेबर कहता है कि अगर आपको सत्ता कमजोर और इस प्रकार की है तो उससे सबलता प्राप्त करने के लिए परंपरागत और करिश्मावादी तत्वों को शामिल करना चाहिए। तो सत्ता के जो प्रतिमान है, परंपरागत में तो नेता का आधार व्यक्तिगत और परंपरा है। बौद्धिक में कानूनी रूप से व्यवस्थित जो व्यक्तिगत व्यवस्था है और करिश्मावादी में नेता का आदर्श और चमत्कारी व्यक्तित्व जो है वो इस प्रकार से हो सकता है। तो संस्थात्मक दृष्टि से अगर अपन चलते हैं तो सत्ता का विभिन्न प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है, जैसे क्षेत्रीय आधार पर, राष्ट्रीय, प्रांतीय, स्थानीय। राष्ट्रीय भी हो सकती है ना, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका के रूप में भी हो सकती है। तो अनेक इसके प्रकार बताए जा सकते हैं, लेकिन मूल रूप में सत्ता में कोई अंतर नहीं है ना। अब हम बात करते हैं कि सत्ता की सीमाएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं, है ना। सत्ता की सीमाएं, लेकिन सत्ताओं की सीमाओं के आधार से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि सत्ता की पालन का आधार क्या है, कि लोग सत्ता का पालन क्यों करते हैं। इसमें दो सिद्धांत बताए गए हैं। एक तो पहले अपन ने औपचारिक सत्ता सिद्धांत और स्वीकृति सिद्धांत, लेकिन साइमन जो है उन्होंने 4 बात बताई हैं जिनके कारण कि आप सत्ता का पालन करते हैं। सबसे पहला तो आपको सत्ता के प्रति विश्वास है। दूसरा, सत्ता एक रूपता चाहती है, क्योंकि सत्ता जो है वो मानव स्वभाव
उन लोगों के प्रति ज़्यादा भरोसा रखता है उनके जो विचारों और आदर्शों में जो एकरूपता रखते हैं। तीसरा, दबाव के कारण, दबाव और बाध्यकारी शक्ति सत्ता के पालन का आधार होती है। और चौथा, जो पद सोपानात्मक रूप में आती है वो है कानूनी रूप के कारण। सत्ता को इस मान्यता के कारण स्वीकार किया जाता है कि उच्च अधिकारी के आदेश का पालन किया जाना चाहिए। तो वैधानिकता का महत्व केवल इसलिए है कि कभी कभी सत्ता के प्रसंग में वैधता का संकट खड़ा हो जाता है, तो सत्ता की प्रभावशीलता को गहरा आघात पहुंचता है। जहां तक सत्ता की सीमाओं की बात है, तो देखिए, सत्ता के बिना आप किसी भी सभ्य समाज की कल्पना नहीं कर सकते। और जिस सत्ता समाज में ऐसे नियमों का होना आवश्यक है कि जिनका पालन किया जाना नितांत आवश्यक है। तो राज सत्ता की सीमाओं का मतलब ये है कि सत्ता के प्रयोग के ऊपर कुछ प्रतिबंध, जिससे कि वो स्वेच्छाचारी ना हो सके और मनमानी ना कर सके। प्रत्येक सत्ताधारी व्यक्ति को कुछ ना कुछ नियमों में रह करके काम करना पड़ता है। प्रत्येक सत्ता, चाहे कोई सी भी सत्ता हो, वो संस्कृति, मूल्य, परंपराओं, नैतिक मान्यताओं, है ना, इनमें किसी का उल्लंघन नहीं कर सकती। ये सीमाएं प्राकृतिक होती हैं, नैतिक होती हैं, उद्देश्यगत होती है, आंतरिक और बाहरी प्रक्रिया संबंधी भी हो सकती हैं। सबके ऊपर कोई ना कोई प्रतिबंध है। कहते तो हैं कि ऊपर वाला देख रहा है, किसी से ना डरो तो कम से कम ऊपर वाले से ही डरो। तो ये आपके धार्मिक विश्वास वाली बात भी सीमाएं हैं। हमारे मन के अंदर से भी दो आवाज़ें आती हैं, एक आंतरिक आत्मा की आवाज़ और ये। तो ये जो अपन बात करते हैं कि आत्मा की आवाज़ है या ऊपर वाले की आवाज़ है या भगवान की आवाज़ है, तो ये सीमा, बंधन, प्रतिबंध अपने ऊपर लगाती हैं। तो सबसे पहला जो सीमा है वो है प्राकृतिक सीमा। संविधानों में मूल अधिकारों का उल्लेख हो या ना हो, लेकिन किसी को भी यह अधिकार नहीं होता है कि सामने वाले व्यक्ति को जीवन से वंचित कर दे, उसके जीवन से, उसके स्वतंत्रताओं से, उसकी संपत्ति से वंचित कर दे। तो ये सत्ता की प्रत्यक्ष और अनिवार्य सीमा है कि सीमा का उल्लंघन अगर कोई भी सरकार करती है तो उसकी सत्ता का पतन हो जाता है। यह निश्चित है। इतिहास भी इस बात का गवाह है कि जिसने भी प्राकृतिक सीमा का उल्लंघन किया है वो खत्म हो गया है। दूसरा, जितने भी धार्मिक और नैतिक विश्वास हैं वो भी सत्ता की अनिवार्य सीमा है। जब कोई सत्ता नैतिकता और धार्मिक विश्वासों के विपरीत आदेश देती है तो उनका पालन नहीं हो पाता है। तीसरी बात, संस्कृति। तो संस्कृति वो तरीका है, जीवन जीने का वो तरीका है जिसमें आप कला, साहित्य, धर्म, फैशन, संगीत और आचार विचार, है ना। तो सत्ता को सांस्कृतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, समाज के जीवन में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं हो सकता, ना ही वो इसमें कुछ कर सकती है। संविधान के नियम, उपनियम ये जो बनाए जाते हैं, इनका भी पालन सरकार को करना होता है। आर्थिक सीमाएं भी होती हैं, आर्थिक साधन, आर्थिक क्षमताएं होती हैं, ये सत्ता को नियंत्रित रखती हैं। अधीनस्थों की क्षमताएं और अधीनस्थों द्वारा निर्मित संघ जो है वो भी सत्ता की सीमाएं निर्धारित करते हैं। कई बार कर्मचारी अपने हितों के लिए सामूहिक सौदेबाजी करते हैं, बयानबाजी होती है, उनके अपने संगठन होते हैं, तो उसके ऊपर अनेक प्रतिबंध लग जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय कानून भी होते हैं जिससे सत्ता के ऊपर अनेक प्रतिबंध लग जाते हैं। तो इनके अतिरिक्त भी अनेक सीमाएं होती हैं, कुछ निर्धारित और अनिर्धारित लक्ष्य होते हैं। सत्ता इन किसी का भी उल्लंघन नहीं कर सकती है। सत्ता की कुछ तकनीकी सीमाएं होती हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक सीमाएं भी होती हैं। तो राजनीतिक चिंतन की सार्थकता इसी बात में है कि सत्ता को सामर्थ्य प्रदान करने, साथ ही साथ उस पर सीमाएं लगाने में भी है। तो जिससे सत्ता जो है लोक हितकारी, लोक कल्याणकारी बनी रहे। तो ये तो था आपका टॉपिक आज का, सत्ता और सत्ता के प्रकार, सत्ता की सीमाएं, है ना। धन्यवाद।